हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसका ये हमारा डे 3 है। ऑलरेडी हमारे डे 2 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, या कहें कि हमने मई 2020 और जून 2020 के हमने 6 पार्ट में पूरा करंट अफेयर्स कवर कर लिया था। उम्मीद है कि आपने उन करंट अफेयर्स को अच्छे से देखा होगा, उसका नोट्स बनाया होगा, उसे क्विक एंड फास्ट मोड में रिवाइज भी किया होगा। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज ये हमारा डे 3 है और इसमें हम जुलाई 2020 माह के करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 यहाँ पे आएगा, इसके बाद फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 और इस तरीके से हम 3 पार्ट में अपने जुलाई माह के करंट को भी कवर कर लेंगे। तो बिना देरी के करंट की शुरुआत करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 3 है। आज हम देखेंगे जुलाई 2020 माह के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसमें हम 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे लगेंगे। आज की जो पहली घटना है वो है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या इंपॉर्टेंट है कि इसका हम कई जगह पे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ये देगा नैनो पार्टिकल्स के क्या क्या लाभ होंगे, तो आप बिना देखे कि हाँ सर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, अर्थात इसके सभी विकल्प सही होंगे। बट आप में से कई सारे बच्चों का मन हो रहा होगा कि सर अभी तो नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेकर आए हैं, तो थोड़ा गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में बता दो, तो हम भी समझ जाएं कि अच्छा अगर हम गोल्ड मेडल ओलंपिक में नहीं ला सकते हैं तो कम से कम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में ही कोई रिसर्च कर लें। तो ठीक है भाई, पढ़ लो। ये जीनोटिक्स इफेक्ट को शो करता है सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया पे। मतलब जब हम सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया का जब उपयोग करते हैं और उस पर जब गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को उसमें डालते हैं तो हमें क्या करता है, जेनोटिक्स इफेक्ट को शो करता है। जेनोटिक्स इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब कोई केमिकल एजेंट इतना कैपेबल हो जाए कि वो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सके, वह सेल को म्यूट कर सके। नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि वही बात होती ना, बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी होती है और बायोलॉजी किसी को समझ में नॉर्मली आती नहीं है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने लगभग जितनी भी लड़कियां मतलब होती थी मेरे गांव में, ठीक है, आज तो सबकी शादी आदि हो चुकी है, तो वो लोग जो बायोलॉजी के जितने भी प्रैक्टिकल होते थे सब मेरे को ही दे जाती थी कि आप प्रैक्टिकल कर दीजिए, आपको आती है बायोलॉजी, आपको आती है बायोलॉजी, बॉटनी भी आती है। मैंने कहा अच्छा भाई चलो बॉटनी कर दे रहे हैं, और वही सब बनाता रहता था रात दिन। मेरे पिताजी मुझे डांटते रहते थे कि बताओ तुम लड़कियों के काम क्यों करते हो जब वो अपना काम नहीं कर सकती क्या। और सबको जानते हो 30 में 30 नंबर मिलते थे। टीचर बेचारा परेशान हो जाता था कि कहाँ से इन लोगों को इतनी बॉटनी आ गई। ठीक है, तो वही है। तो देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारा जो डीएनए होता है या हमारी जो सेल होती है, कुछ बच्चों को डीएनए नहीं समझ में आया होगा, तो डीएनए का मतलब समझ लो आपकी जो बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर, जो शेप होता है, उसमें एक कॉमन फीचर होता है। ठीक है, जो कि आपके माता पिता से किसी न किसी से मिलता है। ठीक है, तो डीएनए वास्तव में क्या करता है कि आपकी जो सेल होती है, सेल का मतलब आपकी कोशिका, कोशिका का मतलब आपकी बॉडी में जो छोटी छोटी नसें होती हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी हाथ की वो दबाएंगे तो आपको बहुत सारी नसें दिखेंगी। तो उसमें कई बार क्या होता है, जब हम इसको डालते हैं तो उसको शून्य कर देता है, मतलब हाथ आपका काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो जब मर जाते हैं या जिनको पैरालिसिस हो जाता है तो उनका वो हाथ या वो बॉडी का हिस्सा बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। तो उसी को कहते हैं कि उसे डैमेज कर दे या उसे म्यूट कर दे। म्यूट का मतलब किसी प्रकार की कोई हलचल ना हो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मे बी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ भी ले कि जीनोटॉक्सिक जो है ये वास्तव में क्या है, तो आप बता देना कि साहब ये केमिकल एजेंट जब इतना कैपेबल हो जाता है कि वो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डैमेज कर दे या उसको सेल को म्यूट कर दे, तो हम कहते हैं ये जीनोटॉक्सिक एक तरीके का क्या है बताइए, जीनोटॉक्सिक इफेक्ट है। ठीक है, तो इतनी, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। उपयोग क्या होगा? एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी डायबिटीज़, मतलब कई सारी बीमारियों के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। फिर अब आर्टिकल आता है महान्यायवादी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइएगा कि संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई है और वहाँ पे मैंने ये आर्टिकल आपको पढ़ाया था, बट महान्यायवादी नहीं पढ़ाया।
महान्यायवादी, हालांकि पढ़ाने का नंबर भी आ गया, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं करंट में चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो पहली बात है कि संविधान के आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, अर्थात ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने की योग्यता रखते हैं उनको। खास बात क्या है कि इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है और साथ ही इसको हटाने का कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे हटा सकता है, प्रसाद पर्यंत उसके काम करता है। खास बात एक और है कि ये ज्वाइंट जो सिटिंग होती है राज्यसभा और लोकसभा की, उसमें बैठ सकता है या किसी भी इंडिपेंडेंट बैठक में हिस्सा ले सकता है, बट वहां पे वोटिंग नहीं कर सकता। सभी प्रकार के से प्रिविलेजेस प्राप्त हैं, यानी कि सभी प्रकार के से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ध्यान इतना ये देना कि ये गवर्नमेंट नौकर नहीं है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। इस लाइन का क्या मतलब होता है, कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वैसे काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं कि आप अपना खुद का संस्थान नहीं खोल सकते, यानी कि उससे लाभ नहीं अर्जित कर सकते। हाँ, अगर उस संस्थान को आप सोसाइटी के बेनिफिट में या नॉट फॉर प्रॉफिट के हिसाब से आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही चीज़ इसमें है, लेकिन डिफरेंस है क्या कि अगर इसको अपनी वकालत करनी हुई और उसमें अगर इसको पैसा लेना है तो ये पैसा लेगा। लेकिन खास बात एक और है कि ये सरकार के खिलाफ कोई वकालत नहीं करेगा, कि मतलब सपोज करो सरकार का ही एजेंट है, ठीक है, और किसी ने मुकदमा दायर किया सरकार के खिलाफ, तो ये सरकार के अगेंस्ट कभी नहीं खड़ा होगा। ठीक है, और एक और बात आपको बता दें, वास्तव में जब भी कोई विवाद होता है ना, कोई व्यक्ति सरकार के ऊपर केस ठोकता है, जैसे आप हमेशा सुनते होगे ना, पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ मामला, मान लो ऐसा केस सब आता है, ठीक, तो इसमें जो ये भारत संघ होता है इसकी तरफ से कौन वकील होता है, यही वकील होता है अटॉर्नी जनरल। समझ रहे हो, तो इतनी बातें आप समझ गए। हालांकि वो कई बार अपने नीचे के जनरल को भी भेजता रहता है। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। कोवैक्सीन बताने की ज़रूरत है क्या, आप में से कई सारे लोगों ने लगवा भी ली है। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन है, ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल दी गई है SARS-CoV-2 वायरस स्ट्रेन से लड़ने के लिए। भारत बायोटेक के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ठीक है ना, यूपीएससी में तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, केबीसी में मैं एक बार देख रहा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कोवैक्सीन और आपकी जो कोविशील्ड है, इसमें किसको भारत बायोटेक ने निर्मित किया है। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सांस्कृतिक सद्भाव मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक देख लीजिए कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसे गठित किया जाता है। कम्युनिटी एक तरीके का सेंटर है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। खास बात क्या होती है कि इसमें यूटिलाइज वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट, कोचिंग, रिलीफ एंड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है। मोटे तौर पर अगर ये मैं कहूँ तो इसमें होता क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं हमारे समाज के, ठीक है, उनको स्किल प्रोवाइड की जाती है, उनको एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट होना है इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, और कई प्रकार की जो रिलीफ्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं जो उनकी योजना से रिलेटेड होती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब आप में से अधिकांश बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब ही होता है कि इसमें स्टेट और केंद्र दोनों की पार्टिसिपेट भागीदारी होती है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला है G4 फ्लू वायरस। G4 फ्लू वायरस क्या होता है, चाइना में एक और वायरस पाया गया, वायरस है तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। H1N1 इन्फ्लुएंजा का ही एक स्ट्रेन है, काफ़ी खतरनाक है। खतरनाक तो हो गई। अब अच्छा बिना देखे एक बात बता दो, ये जो G फ्लू वायरस आया होगा, क्या इसकी वैक्सीन उपलब्ध होगी, क्या इसकी कोई दवा उपलब्ध होगी, मतलब ड्रग उपलब्ध होगा, तो नहीं होगा। इतनी जल्दी थोड़ा ना कोई बन जाता है। ठीक है, तो यही बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। खास बात क्या है कि ACE2 रिसेप्टर्स के साथ ये चिपक जाता है कोरोना वायरस में, उसी प्रकार से जी फ्लू वायरस भी चिपक जाता है। मतलब जैसे कोरोना वायरस में ACE2 जो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस ऐसा होता है, फिर उसके ऊपर नुकीले ऐसे निकले होते हैं, है ना, आपने देखा होगा ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल नुकीला निकला होता है, क्लियर। तो वो क्या होता है, वो रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, H1N1 किसको कहते हैं, स्वाइन फ्लू को। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि H1N1 क्या होता है, H2N5 क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि H1N1 किससे रिलेटेड है, स्वाइन फ्लू से। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइएगा कि बर्ड फ्लू को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू को कहते हैं, बर्ड फ्लू को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। ये पिग्स का हाईली कंटेजियस एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज है जो कि संक्रमित है, टाइप ए इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। अर्थात आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्वाइन फ्लू किससे होता है, तो टाइप ए इन्फ्लुएंजा के कारण। ऑलरेडी मैंने आपको
लास्ट या करंट अभी जो हमारी चल रही है उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि इन्फ्लुएंजा A B C D क्या होता है, सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सामान्यतः मानव को इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन खतरे की घंटियाँ आती रहती हैं कभी ना कभी कि हाँ स्वाइन फ्लू से मानव हो गया है। संक्रमण एक से दूसरे में होता है, अगर एक मानव को संक्रमण हो गया तो दूसरे में भी फैल सकता है। 2019 में WHO ने इसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। इसके लिए ओसेल्टामिविर और पेरामिविर नामक दवाएं दी जाती हैं एंटीवायरल थेरेपी के साथ। ध्यान देना, दवाएं दी जाती हैं, मतलब क्या है कि इसके लिए दवा ओसेल्टामिविर और पेरामिविर बनी हुई है। ठीक है, इतनी बातें हो गई, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती है यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार उत्तराखंड में है। एशियन एलिफेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। 2015 में से टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था, साथ ही यहाँ पे अन्य नेशनल पार्क भी हैं उत्तराखंड में। कौन कौन से आपने पढ़ा होगा? जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स पे यूपीएससी ने 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, कई बार मैचिंग को दे देती है कि नामदफा नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स ये दोनों कहाँ पे हैं, या ये दोनों क्या एक ही अक्षांश में हैं, कौन सबसे ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो अभी हम आपको मैप में दिखा देंगे। नंदा देवी, ठीक है। फिर बात आती है गोविंद पसाऊ विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये ध्यान रखना, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। एक बात बताना कमेंट बॉक्स में, नंदन कनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ठीक है, नंदौर तो मैंने आपको बता दिया, नंदन कनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन वास्तव में 2018-19 के बजट में लागू किया गया था, जिसमें टोमेटो, ओनियन और पोटैटो जैसी पेरिसेबल जो सब्जी हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको कैसे स्टोर करके रखा जाए, इनके लिए कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम को दूर करने की बात की गई थी। ठीक है, पेरिसेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ समय बाद टोमेटो खराब हो जाता है, ओनियन खराब हो जाता है, पोटैटो खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये जल्दी से खराब ना हो, इसके लिए इन्होंने ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया था। अब इसमें कई सारी फसलों को इसमें ऐड किया गया है, जैसे मतलब काफ़ी सारी फसलें आ गई हैं 6 माह के लिए। अब सभी पेरिसेबल जो फ्रूट हैं उनको इसमें 6 माह के लिए किया जाएगा। मिनिस्ट्री फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा 50% सब्सिडी दी जाती ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटी को लेकर, मतलब जो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, ठीक है, उनमें जो पैसा की लागत आएगी उसमें 50% दिया जाएगा। किसे? बताइए, स्टेट गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपसे इतना डेप्थ में उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, आपसे बस यही पूछेगा कि ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है, तो बता देना पेरिसेबल जो फ्रूट हैं उनको संरक्षित करने से या उनको प्रसंस्कृत करने से। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हम आपको पहले ये सारी लोकेशंस दिखा दें, नहीं तो आप में से कई सारे बच्चे तो नाराज़ हो गए होंगे, सर बोल तो रहे थे कि अभी दिखा रहे और फिर दिखाया ही नहीं। ठीक है, तो आपको हम एक बार दिखा दे रहे हैं, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ, हाँ ये देखो, ठीक है, ये कुछ सोनांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये आपका शारदा, ये नंदौर। ठीक है, आपने देख लिया नंदौर। अब आपको ये भी पता चल गया, यहाँ पे एक और नई कमेंट बॉक्स में आप लिख लेना। ठीक है, सोनांदी कर लो, हमने तो इसको हटा ही दिया, हद होती है कभी कभी। हाँ देखिए, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, क्लियर, तो ये आपको यहाँ पे मिल रही सीतावनी, ठीक है, सोनांदी, तो आपसे इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। रानीखेत कई बार मूवियों में आपने देखा होगा, कौसानी आपको पता है यहाँ पे अशोक का अभिलेख मिला है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, नैनीताल वगैरह, बाकी तो आपकी मसूरी भी यही होगी। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं सोनांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपके यहाँ पे बटरफ्लाई जोन नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट यहीं पे यही है। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको याद हो गई। इसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप देख सकते हो, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आज हम आपको जूम करके नहीं दिखाएंगे ज़्यादा, है ना, क्योंकि टाइम का बड़ा वो होता है फिर। तो ये चीज़ें आपने देख लिया। चलिए, अब इसके बाद आपको क्या आता है, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, आपसे तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद हो गई, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखना। बाकी गंगोत्री वगैरह तो पता है, कॉर्बेट सफारी रिजर्वेशन, ठीक है, वो कहाँ पे है आपका, अभी आपने पढ़ा ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक,
तो इतनी बातें याद रखना, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इतना हो गया। फिर बात आती है, यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है, सितांदी जो मैंने बताया। हालांकि हम आपको प्रीलिम पैड में तो सारी प्रोवाइड ही करा चुके हैं। असम कीलबैक स्नेक आपसे नहीं पूछेगा, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट में पाया गया, ठीक है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है, एक बार हम आपको लोकेशन दिखा दें, क्योंकि अगर हम आपसे पूछेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए, पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, पोबा नेशनल पार्क भी है। कहाँ पे है आपका, देखो असम में, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, असम में है, क्लियर। तो इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये देख लिया आपने। चलिए, क्योंकि आजकल ये रीजन बड़ा चर्चा में है, आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, हम आपको करंट में कराएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कल ही मैं 2-3 आर्टिकल देख रहा था ब्रह्मपुत्र को लेकर, ठीक है। गोलब्बा अंधार सोनी प्लांट आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आप देखकर ही समझ जाओगे कि हाँ किसके द्वारा जारी की गई, किसके द्वारा, UNFPA के द्वारा। UNFPA का पूरा नाम क्या है, क्या मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन से रिलेटेड ये है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखो कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, UNFPA के द्वारा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर पूरा नाम अगर बता देते तो भाई लिख लो भाई पूरा नाम, अगर आपको दिक्कत हो रही है। इसका पूरा नाम है UN से यूनाइटेड नेशन, ठीक है। P का मतलब पॉपुलेशन, PA का मतलब पॉपुलेशन, F का मतलब फंड, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। चलो मैंने तीनों बातें अब आपको बता दी, ठीक है। एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम क्या है। हाँ, आपसे बस क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये कि अभ्यास और सम्मोहन ये किससे संबंधित है। तो ये दोनों के दोनों जो मिशन हैं, अभ्यास और सम्मोहन, साइंस टेक से संबंधित है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यह आपको क्वेश्चन दे देगा, अभ्यास, सम्मोहन, संयोजिका, संगोष्ठी, ठीक है, किससे संबंधित है आप बता देना, विज्ञान डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। कार्यशाला, वर्तिका, ये सब इसी से रिलेटेड है। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे नाम हैं, अगर आपको इन फ्यूचर में अपने बच्चों के नाम रखना हो तो रख लेना वर्तिका, ठीक है। कार्यशाला तो मत रखना, संगोष्ठी भी मत रखना, संयोजिका अच्छा नाम है, ठीक है, सम्मोहना, ठीक है, अभ्यास, अभ्यास किसी का नाम रख देना, फिर बेचारा जिंदगी भर अभ्यास ही करता रहेगा, क्लियर। चलिए, अगला आर्टिकल है सेंट्रल जू अथॉरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दो कारण से। पहला, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि इसके हेड कौन होते हैं, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, ठीक। तो आप बता देना साहब इसके चेयरपर्सन जो होते हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं, ना कि PM, ठीक है। अब एक कमेंट बॉक्स में बताओ आप आंसर, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के कौन चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। खास बात इसकी क्या है, सेंट्रल जू अथॉरिटी की ये एक स्टेचुरी बॉडी है। अब आप समझ गए होगा स्टेचुरी क्यों होगी, क्योंकि किसी एक्ट के द्वारा बना होगा, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसे बनाया गया। मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। इंपॉर्टेंट एक तो ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आपको यहाँ पे घुमा देगा, कहेगा कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, 1986 का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। तो गलती मत करके आना, यूपीएससी बहुत ही थिंकिंग बेसिस पे क्वेश्चन पूछती है और ऐसे ही घुमाती है, और फिर बच्चे कहते हैं मम्मी हम तो पढ़ के गए थे बट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो वो मत करना, फिर मम्मी याद आएंगी वहाँ पे एग्जाम हॉल में, क्लियर। चिड़ियाघर में गाइडलाइन जारी की जाती है, आपसे नहीं पूछेगा। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताना, देखो आप लोग सोच रहे हो सर कमेंट बॉक्स में इतना ज़्यादा पूछ ही ले रहे हो, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताना कि ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, ठीक है, या कहें कि जू जो है ये एक्स सीटू है या इन सीटू है, मतलब बास्थाने है या स्वास्थाने है। बास्थाने का मतलब कि जो मैंने आपको बताया ना, संरक्षण की जो विधियां होती हैं किसी भी पादप प्रजाति को या जीव जंतुओं को, तो उससे रिलेटेड दो विधियां होती हैं, एक होती है स्वास्थाने यानी कि उसी स्थान पर, दूसरी बास्थाने। तो बताना है बास्थान में आती है कि स्वास्थान में आती है, ठीक है, एक्स सीटू है कि इन सीटू है। देखो जितने बच्चे आंसर दोगे उतना ही आपका फायदा है, जितना रिवाइज करोगे उतना ही फायदा है। मक्कारी करोगे तो फिर प्रीलिम वाले भी मक्कारी करेंगे। स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक एंड इलूसिव प्रिंस क्या है, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बटरफ्लाई की प्रजाति नहीं है। हाँ, इतना बस याद रखना कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है।
नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे आपका? अरुणाचल प्रदेश में। हुलू गिब्बन भी यहीं पे पाया जाता है। बिग कैट की चारों स्पीसीज जो कि पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं वो भी यहीं पे मिलती हैं। ठीक है, तो अब आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा सर अगर नामदफा दिखा दोगे तो कोई कष्ट हो जाएगा क्या? तो नहीं साहब, बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा हमें। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं नामदफा नेशनल पार्क, तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखो हम पड़ोस में ही थे ना, नामदफा नेशनल पार्क, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है नामदफा नेशनल पार्क। क्लियर, तो आपने देख लिया नामदफा नेशनल पार्क बिल्कुल बॉर्डर पे है अरुणाचल प्रदेश के। क्लियर, तो इससे ज़्यादा फिर अब कुछ बताने की ज़रूरत तो रह नहीं जाती है। चलिए, इतनी बातें हो गई आपकी। अब देखते हैं इसमें अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल है रणवीर सिंह समिति। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बस क्रिमिनल जो लॉ है उसमें सुधार के लिए इनका गठन किया गया। मे भी पूछ ले, लिख लो रणवीर सिंह समिति किससे संबंधित है? आपराधिक कानून में सुधार से। पीएम संवेदनिधि पोर्टल किससे संबंधित है? आपको हमने बताया था कि पीएम संवेदनिधि एक योजना आई थी, ठीक है, जिसमें 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है बिना किसी क्रेडिट गारंटी के, और अगर ये लोग लोन चुका देंगे तो इनको 7% का लास्ट में क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी क्रेडिट के तौर पर। ठीक है, डेवलप्ड बाई सिडबी। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। आपको याद नहीं रखना है, बाकी हम जब आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से कवर कराएंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल आता है यहाँ पे अंकैट, यूएन कैट। यूएन कैट का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। बड़ा फेमस वर्ड है ना, कि वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, वो मुझे टॉर्चर कर रही। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। 1984 में आई थी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी के तौर पे। भारत ने इसे रेटिफाई नहीं किया बट इसे सिग्नेटरी तो है। अब आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा है सर रेटिफाई और सिग्नेटरी में क्या डिफरेंस होता है? देखो, सिग्नेटरी का मतलब होता है हमने हस्ताक्षर तो कर दिया है। रेटिफाई का मतलब ये होता है कि हस्ताक्षर किया, लेकिन जरूरी नहीं कि हम इसे अपने यहाँ कानून के तौर पर इम्पोज करें, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी बेसिक कानून हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि जो भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई करता है तो उस देश को कानून बनाने होते हैं टॉर्चर या अमानवीय अपराध को रोकने के लिए। क्लियर, टॉर्चर या अमानवीय अपराध को रोकने के लिए। और जो देश इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी है वो देखो किसी पर्सन को उस देश में नहीं भेज सकते जहां पर उस व्यक्ति के टॉर्चर होने की संभावना है। नहीं समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है, मोटे तौर पर ऐसे समझो कि जैसे मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया का कोई पर्सन मान लो गया यूएसए में। ठीक है, यूएसए में गया, किसी महिला को के साथ उसने विवाह संबंध किया और विवाह के साथ वो विवाह मतलब डिवोर्स देके वापस चला आया। वापस कहाँ चला आया? इंडिया में। ठीक है, इंडिया में वापस चला आया। यूएसए में रहने वाली इन देवी जी ने यूएसए की कोर्ट में, यूएसए में ही करेंगी ना कंप्लेन, यूएसए की कोर्ट में कंप्लेन की कि वो जो सज्जन इंडिया से आया था मेरा पति बनके, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने मुझे टॉर्चर किया। जैसे आजकल यूएओ हनी सिंह के ऊपर लग रहे हैं ना केस कि वो टॉर्चर करते थे। ठीक, तो उसने मुझे टॉर्चर किया, उसने मुझे ऐसा किया वो ऐसा किया, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, तो यूएसए की कोर्ट क्या करेगी? इसको आदेश देगी इंडिया की कोर्ट को कि भाई इसको भेजो। तो इंडिया की कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि भाई आपके यहाँ जो टॉर्चर का सिस्टम है ना, यहाँ पे आप इसकी शिकायत करो आके, हम इसको वहां पे इसलिए नहीं भेजेंगे कि आप उसे प्रताड़ित करो, आप उसे मारो और फिर वो बेचारा वहीं यूएसए में बंद हो जाए। ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इस महिला, इस देवी जी को इंडिया की कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, यानी कि इन सज्जन पे इंडिया की कोर्ट, समझ गए, टॉर्चर के खिलाफ केस दाखिल करेगी। इसी को कहते हैं सिग्नेटरी और राइटिफाई का डिफरेंस। हालांकि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि हाँ इंडिया ने इसे राइटिफाई किया बट सिग्नेटरी इंडिया इसका नहीं है। ठीक है, वैसे भी आपसे क्वेश्चन नहीं आने वाला। चाइना व पाक ने भी राइटिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो खैर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ पे कोई नहीं करता, नॉर्मल सी बात है। कुछ ज़्यादा जो स्वतंत्रता की बात करते हैं वही होते हैं। ठीक, अगला आर्टिकल है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि डिफेंस सिस्टम में जो हम मिसाइल या जो वेपन्स को परचेज करते हैं उनको अप्रूवल देने वाली एक काउंसिल, एक परिषद, एक कमेटी। ठीक है, तो हुआ क्या कि अभी हमने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया है। हालांकि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बहुत पुराना हमारा है। पिनाका को आप ऐसे समझ सकते हो, दिवाली में आप लोग 12 पटाखों की एक बोलाते हो ना, बॉक्स, डब्बा, जिसमें 12 एक साथ जाते हैं। ठीक है ना, एक एक करके, बिल्कुल वैसा ही पिनाका होता है। ठीक, तो या आपने 26 जनवरी को देखा होगा जब परेड निकलती है तो उसमें, ठीक, 90 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि यहाँ पे आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देगा इसरो,
और ये आपको बताया मैंने कि इसरो स्पेस से रिलेटेड वर्क करता है और जो DRDO होता है वो डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। अस्त्र मिसाइल बियॉन्ड विजुअल मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल DRDO के द्वारा 37 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज होती है। MiG-29 सोवियत रूस के द्वारा जो विमान है बनाया गया। सुखोई ये भी रसिया का है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कौन? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। हेड कौन होते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि इसके हेड PM होते हैं, तो आप कहना नहीं साहब PM नहीं होते हैं। अभी हम लोगों ने एक और पढ़ी थी क्या, सेंट्रल जू अथॉरिटी, उसके भी PM नहीं होते, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आते हैं तिम्बुक्तु शहर। तिम्बुक्तु शहर कहाँ पे? माली में। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो माली की लोकेशन, दूसरा तिम्बुक्तु शहर। तिम्बुक्तु शहर कहाँ पे? आपको लग रहा है सर बड़ा अच्छा लग रहा है बोलने में आपको तिम्बुक्तु, तो तिम्बुक्तु है ही अच्छा, तिम्बुक्तु, ठीक है। देखो तिम्बुक्तु, क्लियर। तो ये आपको मिल गया तिम्बुक्तु, माली में शहर है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताना कि जो ये माली है क्या यहाँ से कर्क और मकर रेखा होकर गुजरती है, और नहीं गुजरती है तो कौन सी रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो क्या, वो ये कि जो माली है आपका, क्या ये लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका का? तो आप देखिए लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, चारों तरफ से लैंड से ढका हुआ है, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए। अब आप माली देख लो क्यों ये चर्चा में रहा। वास्तव में यहाँ पे जो घर बनते हैं ना, ऐसे मिट्टी के घर बनते हैं, ठीक है, देख रहे हो मिट्टी के ऐसे घर, इसीलिए फेमस है। जैसे अपने यहाँ आपने देखा होगा ना, राजस्थान वगैरह में या हरियाणा साइड में ऐसे घर बनते हैं, तो बस इन्हीं घरों के निर्माण के कारण ये फेमस है, क्योंकि ये घर मिट्टी और लकड़ी से पूरी तरह से बनाए जाते हैं। जो कि पहले अपने गाँव में भी कई सारे कच्चे घर होते हैं, ठीक है ना, हमारे इधर भी होते हैं, खूब बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, उसी के लिए फेमस है, क्लियर। तो देख सकते हो कितने साफ सुथरे घर लग रहे हैं, मतलब है मिट्टी के, लेकिन देखो साफ सफाई देखो कितनी अच्छी है और कितने कलरफुल लग रहा है घर, है ना। तो वही चीज़ है। तो इतनी बातें आप समझ गए तिम्बुक्तु शहर के बारे में, और क्यों फेमस ये भी समझ गए। मेडिटेरियन सी से लगता नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन दे देता है माली और लीबिया में कन्फ्यूज करने को। तो लीबिया तो लगता है साहब, लेकिन माली नहीं लगता है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। चलिए इतनी बातें जब हो गई तो देखते हैं क्या यहाँ पे अगला आर्टिकल है, हूल दिवस। हूल मतलब संथाल, यानी संथाल जो विद्रोह हुआ था उससे। संथाल विद्रोह को हम आपको किस में पढ़ाएंगे? मॉडर्न इंडिया में काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे। मे भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं, बट फिर भी आपको एक दो बार पढ़ा देंगे कि सिद्धू और कानू ने इसका नेतृत्व किया था, जमींदारी सिस्टम का इन्होंने विरोध किया था। संथाल परगना की यहाँ पे बात थी, है ना। तो दामनको का जो क्षेत्र था, है ना, तो वो पढ़ाएंगे वहाँ पे। इम्पोर्टेंट बस यहाँ पे यही है, एक फीचर के 1857 के पहले हुआ था। मे भी इस बार आपसे यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है? संथाल विद्रोह, ठीक है, रंगपुर विद्रोह, पाइक विद्रोह और 1857 का विद्रोह पूछ देगी, इनको क्रम में लगाओ, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए किस, वैसे भी पूछा है, आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा है? दीनबंधु मित्र की नील दर्पण, ठीक है, आनंद मठ और संथाल विद्रोह, ऐसे क्रम पूछता है। तो यूपीएससी है, जब मॉडर्न इंडिया आपको कवर कराएंगे वहाँ पे हर एक तरीके से आपके माइंड को ओपन करने की कोशिश करेंगे। अगला है धर्म चक्र डे। धम्म चक्र डे क्या है? 4 जुलाई को मनाया जाता है पहली बार। आपको पता होना चाहिए, जब जुलाई का करंट अफेयर्स हमने अभी भी कराया है तो भी हमने आपको ये चीज़ें कवर कराई थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था आषाढ़ माह में, दूसरा पवित्र दिन बुद्ध पूर्णिमा के बाद है। इसी को आप लोगों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पे देखा था, ठीक है ना। तो कई सारे बच्चों ने मुझे बधाइयाँ भी दी थी गुरु पूर्णिमा की, जबकि मैं उनसे हमेशा कहता रहता हूँ भाई गुरु आपके वो हैं जिन्होंने आपको सबसे पहले सिखाया, आपके माता पिता जिन्होंने आपके अंदर ज्ञान का रसपान कराया। मैं तो मास्टर हूँ, बस उसी ज्ञान को थोड़ा और बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डियर पार्क सारनाथ में है, ठीक है। 4 सत्य इन्होंने बोले थे, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, ठीक है, और दुख का कारण है। मतलब मैंने क्रम अलग कर दिया, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और जो ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है वही अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध को जब पढ़ाएंगे तो आपको कवर कराएंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व।
इंपॉर्टेंट है। डोडा मार्ग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वास्तव में गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पर बनाया जा रहा है, ठीक है। आपको बस यही क्वेश्चन पूछेगा तिल्लारी जो ये कहाँ पे है, तो आप बता देना कि साहब गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के जंक्शन पे, ठीक। खास बात क्या है और कि राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, भीम गार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है और महाराष्ट्र का ये 7वां कॉरिडोर है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कॉरिडोर को लेकर, कहाँ पे बताया था, याद आ रहा है ना, जहाँ पे कॉरिडोर में पढ़ रहा था आप लोगों को, जब सीसेट पढ़ा रहा था कॉम्प्रीहेंशन, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉरिडोर वास्तव में क्या होता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, खासतौर पर जो जीव होते हैं उनके लिए। कॉरिडोर मोटे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हो, ये रोड नीचे बना दिया गया, ऊपर से एक तरीके का पुल बना दिया गया, शेर को लगा ही नहीं कि भाई नीचे से गाड़ियां भी जा रही हैं, वो अपना बेचारा मिलने चला गया अपनी शेरनी से, ठीक है, तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब उनके बीच में कोई सामाजिक बाधा नहीं आती है शेर और शेरनी के मेल मिलाप में, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर किया जाता है, ये आप याद रखना, इस पे क्वेश्चन घुमाता है कि कंजर्वेशन एरिया किसके तहत डिक्लेयर किया जाता है, क्या 1986 के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तो बिल्कुल भी नहीं। इसे किसके द्वारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। आप सोच रहे होंगे सर आपने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप लोग हमेशा पढ़ते हो ना EEZ, समझ गए, उसको किसके द्वारा किया जाता है, उसको किया जाता है वास्तव में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, ठीक है। तो वो हम आपको पढ़ाएंगे कि किससे रिलेटेड होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब बात आती है पल्स। पल्स क्या है, टॉफ़ी नहीं है, मतलब कुछ बच्चे सोचेंगे सर पल्स टॉफ़ी है, हद होती है। और अगर UPSC वाला थोड़ा कॉमेडियन निकला ना और उसने ऐसे लिख दिया कि पल्स हाल ही में चर्चा में रही क्या है, ये एक प्रकार की टॉफ़ी है जिसको मतलब बाबा प्रोडक्ट के द्वारा बनाया जाता है ना, जो बाबा आती है वो सुपारी आती है, मीठी सुपारी, इलायची, ठीक है, उसके द्वारा बनाया जाता है। तो आप लोग यही टिक लगा, हालांकि बाबा तो नहीं पता होगा आपको, लेकिन इतना पता होगा हाँ पल्स एक टॉफ़ी है, तो आप बताएंगे हाँ हाँ सर पल्स इसी के द्वारा बनाई जाती है। मतलब कुछ बच्चे तो पल्स इतना खाते हैं कि पल्स ही वो बन गए हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो पल्स वो नहीं है, पल्स क्या है, नासा द्वारा बनाया गया एक पेंडेंट है। पेंडेंट का मतलब क्या होता है, आप में से अधिकांश देवी जीओं को, मतलब या तो जिनका विवाह हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, या घर वालों ने एक लॉकेट गिफ्ट की होगी, उसमें एक छोटा सा नग लगा होता है, सोने का होता है, हीरे का होता है, प्लेटिनम का होता है, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। या नहीं भी होगा तो फिर भी आप लोग माला पहने होंगे, कोई भी भगवान का, रुद्राक्ष का, तुलसी का, कोई भी माला पहने होंगे, तो उसमें ऐसा छोटा सा एक लॉकेट लगा होता है, ठीक है। कभी वो मोती का होता है, कभी किसी चीज़ का होता है, या कुछ लोग स्फटिक का पहनते हैं। उसी मोती की तरह सेम टू सेम ये भी एक माला ही है, और आपकी माला की उस लॉकेट की जगह पे ये बस लगा होता है छोटा सा मोती टाइप का, इसी को पेंडेंट बोलते हैं। इसका काम क्या होगा, मान लो आपके गले में लटक रहा है, ठीक है, आपने जहां अपना हाथ मुंह की तरफ किया, तुरंत आपको निर्देश दे देगा, अरे भाई हाथ ऊपर क्यों कर रहे हो, कोरोना हो जाएगा, ये बताता है ये, ठीक है ना, मतलब एक अलार्म देता है, समझ गए। तो वही चीज़ है। फोबोस क्या है, फोबोस वास्तव में चंद्रमा के मंगल के 2 चंद्रमा हैं, है ना, या कहें कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस व डीमोस, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा फोबोस और डीमोस क्या हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गैनीमेडे क्या है, तो ये बृहस्पति का चंद्रमा है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो इस समय उपग्रह हैं या चंद्रमा हैं वो किसके हैं, तो आप बता देना, बृहस्पति के, बिल्कुल भी नहीं साहब, शनि के, ठीक है। इस समय शनि के 82 हो गए हैं और बृहस्पति के कहीं पे 79 मिलता है, कहीं 76 मिलता है। आपसे काउंटिंग नहीं पूछेगा बट यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हमारे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, तो आप बता देना हाँ शनि के हैं, ठीक है। मंगल को चंद्रमा फोबोस व डीमोस के नाम से जाना जाता है। खास बात क्या है कि इसरो का जो मॉम यानी कि मंगल मिशन है, मंगलयान, ठीक है, उसने पिक्चर ली है इसी चीज़ की, तो बस वही है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख इस समय यूटीज है तो आपको पता होना चाहिए। खास बात क्या है, लद्दाख में ही क्या है, पेंगोंग लेक, लद्दाख में ही क्या है, कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र, दौलत बेग है, ठीक है, और भी कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र हैं। हमने कल ही आपको बहुत सारे क्षेत्र पढ़ाए थे, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। गुरु पूर्णिमा को यहाँ पे मनाया जाता है। बोत्सवाना क्या है, एक तरीके के लैंडलॉक कंट्री। खास बात क्या है कि यहीं पे कालाहारी मरुस्थल है। आप लोग जब कभी खाली होना ना
तो एक मूवी देखना, द गॉड मस्ट क्रेजी, ठीक है, हालांकि अभी मत देखना, द गॉड मस्ट क्रेजी। हालांकि उसमें कुछ ऐसे सीन हैं बड़े मतलब वैसे टाइप के, लेकिन वो सीन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बड़ी अच्छी कॉमेडियन मूवी है और बहुत कुछ आपको सिखा देगी ग्लोबलाइजेशन को लेकर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बेस्ड वो मूवी बनी है। मैं उसकी स्टोरी तो नहीं बताने वाला, हालांकि कई बच्चों ने पहले से मुझसे सुन भी रखी है। तो मैं बोत्सवाना आपको दिखा देता हूँ। तो ये जैसे है आपका बोत्सवाना, देख रहे हो, ये लैंडलॉक कंट्री है बोत्सवाना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना क्या बोत्सवाना से मकर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये बोत्सवाना है आपका, यहीं पे है कालाहारी मरुस्थल, कई सारे देशों से लगता है इस जगह पे, ठीक है। यहीं पे है नामीबिया मरुस्थल या कहें कि नामिब मरुस्थल, क्लियर। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। हुती व तुत्सी का जो विद्रोह हुआ था, मतलब जनजाति संघर्ष हुआ था, वो यहाँ पे आपका, ठीक है, हुआ था रवांडा में, बुरुंडी के आसपास, क्लियर। बाकी आपको नहीं याद रखना है, अफ्रीका जब पढ़ाएंगे कभी डिटेल में तो आपको याद रखना पड़ेगा। सियोरिटी बॉन्ड क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा ना, सियोरिटी बॉन्ड। सियोरिटी का मतलब क्या होता है, वादा, कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम है ना, है ना, बिल्कुल वही चीज़। हुआ क्या है कि एडा आई के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। जी श्रीनिवासन इसके फायदे व नुकसान के लिए गठित की गई एक समिति है। वास्तव में इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि तीसरी पार्टी द्वारा गारंटी देना रोड इंडस्ट्री में ज़्यादा उपयोग होता है। इसका मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार को रोड बनवानी है, ठीक है। भारत सरकार ने अडानी को फोन मिलाया कि भाई आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है वो रोड बनाएगी। सॉरी, अडानी तो नहीं बनाते, आपने सुना भी नहीं होगा, जेपी ने मान लो रोड बनाई। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से आगरा को है, ठीक है, मान लो जेपी ने बनाया यमुना एक्सप्रेस वे, क्लियर। तो भारत सरकार ने जेपी को फोन मिलाया कि भाई साहब रोड बनवानी है। तो जेपी ने कहा कि ठीक है, बना देंगे रोड। तो इन्होंने बोला कि कितने का बन जाएगा, तो बोले इतने का बन जाएगा। बोले ठीक है, हम तो पैसा दे देंगे, रोड बना दोगे, गारंटी क्या है। बोले किसी तीसरे पार्टी को फोन मिला के पूछ लो कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो भारत सरकार ने किसी तीसरे को फोन मिलाया। तीसरे को किसको फोन मिलाया, मान लो रिलायंस को फोन मिलाया। रिलायंस के ये दोस्त हैं जेपी, ठीक है, या महिंद्रा के दोस्त हैं जेपी, क्लियर। अब इन्होंने जो गारंटी दी उसको कहते हैं सियोरिटी बॉन्ड, कि हाँ साहब चिंता ना करो, पैसा आपका नहीं डूबेगा, बहुत अच्छा जेपी साहब रोड बनाएंगे, आप देख के दंग रह जाओगे। और सच में बनाया गजब का है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, सियोरिटी बॉन्ड। बाकी बॉन्ड क्या होता है, बिल क्या होता है, ऑलरेडी हम इकोनॉमी में आपको पढ़ाएंगे। हालांकि कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ पहले भी पढ़ाए थे, बेसिक बस बता दें कि जो बिल होता है वो 1 वर्ष से कम करण पत्र होता है, और जो बॉन्ड होता है वो 1 वर्ष से अधिक करण पत्र होता है। बॉन्ड को सरकार जारी करती है और बिल को कोई भी जारी करता है, ठीक है। चलिए, REDD प्लस क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको जब इन्वायरमेंट सीरीज पढ़ाई थी तो वहाँ पे कवर कराया था। तो अब देखते हो ना कि कई सारी चीज़ें आपको कैसे रिवाइज हो जाती हैं, ठीक। तो UNFCCC के द्वारा इसका गठन किया गया था डेवलपिंग कंट्री को प्रेरित करना, ताकि वो जंगलों को कटने से बचाएं, और जब वो जंगलों को कटने से बचाएंगे तो उसके बदले में हम पैसा देंगे। ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंतर्गत पैसा मिलता है, कंफ्यूज मत होना, ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी नहीं है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी केवल 5 को दी जाती है, किसको किसको, UNFCCC को, ठीक है, UNCCD को, CBD को, और पारा को, और मिनीमाटा को, क्लियर। सॉरी, मिनीमाटा का तो पारा है ही, पॉप्स को, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो परसिस्टेंस होते हैं पॉलिटिकल मैटर्स के लिए, उसको। तो 5 को मिलती ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज। और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज को किसने गठित किया था, वर्ल्ड बैंक, और बताइए रियो अर्थ समिट के दौरान, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आप सोचते हो सर बंगाली भी बोल लेते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। 2005 में पहली बार, ठीक है, बनाया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड को। पूरा नाम रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। खास बात क्या है कि प्लस का मतलब क्या होता है, इसमें लगा है ना REDD प्लस, पूछेगा नहीं क्वेश्चन, नॉलेज के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। आपको लग रहा होगा सर आप ही तो अपने आगे 2.0 लगाए हो, इसका क्या मतलब होता है, कुछ बच्चों को लगता होगा ना। देखो 2.0 का मतलब ये है कि जब आप 1.0 सीरीज सुनते होंगे तो उसको हमने काफ़ी स्पीड में, काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी कम डेप्थ में पढ़ाया था। वॉइस भी उसमें थोड़ी सी थकी थकी सी थी, ठीक है, मतलब स्लो थी। इसमें क्या वॉइस काफ़ी अच्छी है, आपको इसमें हम लेखन शैली के माध्यम से कवर करा रहे। अब जब इसमें 3.0 आएगा प्रीलिम, तो हो सकता है ये सब हैंड रिटन है वो प्रिंटेड हो, है ना, तो कुछ ना कुछ तो अलग मिलेगा,
वही बात है ना, अपडेट करते रहो अपने आप को। जब मोबाइल को अपडेट करते हो तो अपने जीवन को भी अपडेट करो। ऑफिकॉर्डिसेप्स न्यूटन्स फंगस, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा आपसे कि ये क्या है। बच्चों को बड़ी खुशी होती है सर ठीक बता दिए, नहीं पूछेगा। एसडीजी इंडेक्स पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, बट फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि एसडीजी इंडेक्स को एसटीएसएन के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसी से रिलेटेड जो नेटवर्क है उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। आपको केवल यही देगा कि एसडीजी इंडेक्स जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, एसटीएसएन के द्वारा, यूएनएफसीसी के द्वारा, तो बता देना साहब एसटीएसएन के द्वारा। ठीक है, अगला आर्टिकल है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भूटान में है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, दिखाने की तो जरूरत है नहीं। आप कहोगे सर अच्छा मजाक करते हो, किस लिए मैप आप लिए थे, दिखाने के लिए ना, तो दिखाओ चुपचाप। मतलब आप लोग ऐसा धमका देते हो कई बार तो बच्चे, है ना। सक्तेंग देख लो भाई, सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये आपको मिल गई। ठीक है, भूटान से देख लो बिल्कुल बॉर्डर टच करते हुए, समझ रहे हैं। तो यही मुझे आपको दिखाना था। ये देखो यहाँ पे सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको पता होना चाहिए कुछ दिन पहले यहीं पे विवाद हुआ था डोकलाम, है ना। तो ये देखो, ठीक है, तो ये रीजन है क्लियर, ये बॉर्डर है, ये भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश अपना क्लियर। देख लो कितने सुंदर घर हैं। ठीक है, अरे ये वाले देखो, है ना, छोटे छोटे घर हैं, बड़े अच्छे अच्छे, देख लो पहाड़ियों में झरने, जिसको नहाना हो नहा लो जाके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे बताते हो जैसे हम लोग नहाते ना हो, तो भाई नहाते हो, हमें भी पता है, रोज़ नहाते हो आप लोग, साबुन से ही नहाते हो। अब देख लेते हैं आगे कि ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ को देखो आ गया, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी देखो आ गया। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को 1992 के रियल अर्थ समिट में वर्ल्ड बैंक ट्रस्टी है 5 को पैसा, किसको किसको, मिनीमाटा को, पॉप्स को, यूएनसीबीडी को, यूएनसीसीडी को और यूएनएफसीसी, मतलब 3 तो यूएन के हो गए मोटे तौर पर, सीसीडी, सीबीडी, एफसीसी। ठीक है, विंटर डीजल क्या होता है? विंटर का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना कई बार डीजल जमने भी लगता है, मतलब एक ऐसी स्थिति आती है खासतौर पर हमारे यहाँ सियाचिन ग्लेशियर में जो टैंकर जाते हैं उनके लिए। तो ये एक तरीके का स्पेशलाइज्ड फ्यूल है। इसकी खास बात क्या होगी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ताकि लद्दाख जैसे एरिया में भी इसका उपयोग किया जा सके। तो आप लोग अभी सोचोगे सर फिर अभी जो वहाँ डीजल चलता है तो क्या वहाँ पानी बर्फ से चलाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, चलाते इसी से, लेकिन वही है ना, ज़्यादा खर्च आता है फिर ये। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल इसमें क्या है? अगला आर्टिकल इसमें है इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा आपको पता है कि मैटर की 4th स्टेज है ना, और अभी हमने एक दिन आपको पढ़ाया था मैटर की 5th स्टेज कौन सी थी? बोस आइंस्टीन। ठीक है, और शुरू की 3 कौन है? गैस, द्रव और आपका सॉलिड। ठीक, तो दिल्ली सरकार द्वारा गठित किया गया प्लाज्मा 2 सप्ताह में डोनेट किया जा सकता है, आपको बाकी नहीं याद रखना है। स्टेबियोसाइड क्या है? स्टेबियोसाइड वास्तव में एक नेचुरल प्लांट है ताकि कैंसर को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जा सके। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा स्टेबियोसाइड क्या है? तो एक तरीके का प्लांट है, बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। करण फोर क्या है? अर्जुन नहीं है, करण फोर क्या है? करण फोर एक तरीके की गन्ने की प्रजाति है, अन्य नाम इसका है, आपको याद नहीं रखना। आईसीआर के द्वारा डेवलप किया गया, इंडिया में रेड रूट व स्मट बीमारी को कम करने में असरदार होता है। जैसे आप लोग गन्ना हमेशा देखे होगे, ठीक है ना, गन्ने को जब खुद से चूसते होगे, मतलब जूस नहीं, खुद से दांतों से जब वो करते होगे, अगर डाबर लाल दंत मंजन से करते हो ना तो मसूड़े आपके मजबूत रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जो गन्ना होता है, ठीक है, तो उस गन्ने को जब आप देखेंगे तो कई बार गन्ने में बीच में लाल लाल कलर आपको देखने को मिलता है, तो लगता है जैसे गन्ना बेचारा मारा गया था तो उसका ब्लड निकल आया है। ठीक है, तो ब्लड निकलता नहीं, वो एक तरीके की बीमारी होती है जिसको रेड रूट बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा करण फोर क्या है? तो बता देना गन्ने की प्रजाति है। कोई कह देगा नहीं सर गेहूं की प्रजाति है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, NHAI क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1995 में गठित किया गया था, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, याद नहीं रखना है। जरदोजी कला मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जरदोजी कला क्या है? सोने की कढ़ाई से संबंधित है, लखनऊ में। जैसे आप में से अधिकांश बच्ची लड़कियों की जब शादी होगी या जिनकी शादी हो गई होगी तो अपनी शादी में आप लोगों ने लहंगा पहना होगा। ठीक है, जो लहंगा पहना होगा तो उसमें जो बुनावट हुई है वो सोने से नहीं हुई थी, नहीं तो आप लोग तो लेके भाग जाते हैं। ठीक है, बेचारी पार्लर वाली परेशान हो जाती। ठीक है, तो जो लहंगा होता है उसमें तांबे और पीतल के धागों से उसकी कढ़ाई की जाती है, तो सेम टू सेम ऐसा ही सोने की भी कढ़ाई होती है, तो उसको कहते हैं जरदोजी कला। इसे जीआई टैग मिला हुआ लखनऊ से। ठीक है,
अब जो लोग जिनकी शादी होगी वो जब पहनेंगे तब भी उनको एक क्वेश्चन याद आएगा, और जिन्होंने पहनी होगी उनको तो पक्का याद आ गया होगा कि हाँ सर लहंगा तो पहना था हमने, ठीक है। लड़के सोच रहे होंगे सर हमारे भी कुछ एग्जाम्पल दे दिया करो। तो बाबूजी मोदी जी जो सूट पहने थे ना वो जरदोजी कला ही थी, समझ गए। अब आप पहनना मोदी जी वाला सूट, ठीक है। हालांकि लड़के भी शादी में आपने देखा होगा बड़े रंग बिरंगे टाइप के सूट पहनते हैं ना, तो उनके जेब में पॉकेट के पास में फ्लावर बहुत सारे लगे होते हैं, तो वो भी एक तरीके का कढ़ाई होती है वैसी, ठीक है। मतलब लड़के नाराज ना हो कि सर लड़कियों के बारे में बताते रहोगे। जीआई टैग मुगल काल द्वारा पर्सिया से भारत आई थी, अर्थात ये भारत की स्वदेशी नहीं है। मुगल काल के टाइम पीरियड के दौरान पर्सिया का मतलब फारस से, ठीक है, वहां से भारत आई थी, यानी कि ईरान टाइप के देशों से। एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स वास्तव में सोशल मीडिया ऐप है, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। फिर बात आती है अगला आर्टिकल, पूछेगा नहीं, रेलवे का एग्जाम देते तो भले पूछ ले, लेकिन पता होना चाहिए कि हाल ही में, और जानते हो दुख तो मुझे तब हुआ जब मैं एक टेस्ट सीरीज देख रहा था, इंडिया की टॉप मोस्ट टेस्ट सीरीज है, उसमें शेषनाग और सुपर एनाकोंडा के बारे में दिया था। 3 टेस्ट सीरीज में एक ही क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में रही शेषनाग और एनाकोंडा क्या है, बताइए। ये सांप की 2 प्रजातियां, नाम से ही समझ में आ रहा है सांप की 2 प्रजातियां, इसका मतलब थोड़ा ना सांप ही होगा, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन बताओ पूछते हैं टेस्ट सीरीज वाले। भाई ये सब मालगाड़ियां हैं, बात ये है मालगाड़ी का मतलब जो रेलवे होती है ना, वो जो बोझड़ होती है सामान लगेज, तो वैसी गाड़ी है। 251 डिब्बे हो गए तो उसे हमने शेषनाग कह दिया। इससे पहले 177 डिब्बे थे तो उसको हमने सुपर एनाकोंडा नाम दिया था, ठीक है। बचपन में बड़ा हम लोग एक एक गिनती करते थे रेलवे के डिब्बे की। यूलोफिया ऑब्टूसस क्या है? आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दुधवा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अभी हमने आपको बताया था जिम कार्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। सैगा एंटीलोप क्या है? आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक तरीके की स्पीसीज है, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन बर्ड विंग क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, भारत की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। यूपीएससी ने कई बार बटरफ्लाई पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहे युओमॉन और कॉकर क्या है, ठीक है। तो युओमॉन और कॉकर एक तरीके की बटरफ्लाई हैं, तितलियों की प्रजाति हैं। युओमॉन जो है वो तमिलनाडु की बटरफ्लाई है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे 100% LPG कनेक्शन हो गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इसे JLL के द्वारा जारी किया गया, जोन्स लॉन्ग लांसले। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद नहीं रखना है। इदलिब कहाँ का शहर है? सीरिया का शहर है, तो इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपसे हमने पूछा ही था कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कई अन्य शहर हैं, अलेप्पो, रक्का, दामस्क, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोसुल आपने बता ही दिया था कि साहब वो इराक में है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम एक बार आपको मैप दिखा देते हैं ताकि आप लोग भूलें ना। ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से हम चले उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम से जब चले तो ये हमें मिला सीरिया। सीरिया की जो सीमा वो भूमध्य सागर से लगती है। ध्यान देना, 2-3 बातें, बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ, लिख लेना, ठीक। सीरिया की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। सीरिया की सीमा लाल सागर से नहीं लगती। सीरिया की सीमा काले सागर से नहीं लगती। सीरिया की सीमा कैस्पियन से नहीं लगती। सीरिया की सीमा पर्शियन गल्फ से नहीं लगती। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, दूसरी खास बात क्या है कि सीरिया में कई सारे शहर हैं। कई सारे शहर का मतलब कौन कौन से शहर हैं? जो इसमें सबसे बड़े शहर हैं वो हैं मूलतया आपका अलेप्पो, हमा, होम्स, दामस्क, ठीक है, और इदलिब। ये क्लियर हुआ। एक और बात यहाँ पे जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हालांकि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना अल जला, ठीक है, तो ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद नहीं रखना है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 बातें और बता दें। किसके बारे में? इराक के बारे में, ठीक है। ये आपने सीरिया पढ़ लिया, ये इराक है। इराक में क्या है? मोसुल शहर है, क्लियर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे मोसुल दिखा दिया, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मोसुल कहाँ पे होगा। किरकुक इराक में है, ठीक है। तिक्रित ये भी इराक में है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, आपको पता होना चाहिए ISIS से जब लड़ाई हुई थी ना, तो वास्तव में ये सबके सब विवाद का केंद्र बने थे, क्लियर। चलिए, बाकी आपको पता है कि इराक की सीमा भी किससे नहीं लगती? कैस्पियन और ब्लैक सी से। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आपको लोकेशन दिखा दी, ठीक है।
अगला देखते हैं नतांज। नतांज कहाँ का सिटी है? ईरान का, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियर प्लांट इनरिचमेंट मतलब न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। जैसे अपने यहाँ आपने देखा ना पोखरण, वैसा ही नतांज है ईरान में, जहाँ पे न्यूक्लियर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जाते रहते हैं। अगला आता है काटसा एक्ट। यूएस का एक्ट है, आपको याद नहीं रखना है, मतलब सेंसेक्स लगाता है, मतलब यूएस के जो देश है, मतलब यूएस एक तरीके का मक्कार है, ठीक है। जैसे कुछ दोस्त आपके होंगे ना, कुछ सहेलियां होंगी, अरे तुमने उससे बात क्यों कर लिया, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, वो होता कौन है तुमको फ़ोन मिलाने वाला। ऐसे टाइप के लोगों का है यूएसए, है ना, कि अगर तुम मुझसे बात करो तो मुझी से बात करो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यूएसए सेंसेक्स लगाता है, जैसे रसिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया पे लगाया था, तो ये हो रहा था कि इंडिया रसिया से S-400 मिसाइल ना परचेज करे। इंडिया ने कहा पागल हो क्या, तुम चाहे जिस पे लगाओ, हम थोड़ा ना मानेंगे, ठीक है। मार्मोर्स क्या है? गिलेरी की फैमिली से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्लेग क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यार्सिनाई पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है, हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्लेग किससे होता है, तो बता देना बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण नहीं होता है, ठीक है, ना ही फंगस के कारण होता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है चूहों और गिलहरियों में होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार का कौन कौन सा? बुबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग, ठीक है, बुबोनिक, न्यूमोनिक और आपका कौन सा है? स्पेक्टिसमिक प्लेग। तीनों को एक बार देख लेते हैं बेसिक तौर पे, तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चला जाएगा। बुबोनिक प्लेग क्या होता है? आपने देखा होगा बुबोनिक प्लेग से 1990 के समथिंग काफ़ी सारे लोग मर गए थे, है ना, और इसीलिए आपने देखा होगा मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी, अहमदाबाद मिल मजदूरों ने, क्लियर। जब गांधी जी आए थे तो समझ सकते हो वो बुबोनिक प्लेग ही था। इसीलिए कहा जाता है हर 100 वर्ष के बाद कोई बहुत बड़ी वैश्विक आपदा आती है, ठीक। तो लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक करता है, इलाज ना होने पर अन्य फॉर्म में तब्दील हो जाता है, समझ गए। लिम्फेटिक जो हमारे श्वसन तंत्र होते हैं उन पे अटैक करता है, ठीक। न्यूमोनिक प्लेग क्या होता है? लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है। मानव से मानव में संक्रमण होता है, हाईली कंटेजियस है, मतलब न्यूमोनिक जो है वो सबसे ज़्यादा कंटेजियस या कहें कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। इतनी बातें जब क्लियर हो गई तब बात आती है यहाँ पे आपकी स्पेक्टिमिक प्लेग के बारे में। ये क्या करता है? ये ब्लड सिस्टम में पहुँच जाता है। ब्लड सिस्टम मतलब काफ़ी खतरनाक हो जाता है एक तरीके का, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हो जाता है ये हमारा। फिर बात आती है ए और बी का अगर इलाज नहीं हो पाता तो वो प्लेग स्पेक्टिमिक प्लेग में बदल जाता है, मतलब बुबोनिक और न्यूमोनिक प्लेग का अगर आप इलाज नहीं कर पाते हैं तो वो सेप्टिस्मिक प्लेग में तब्दील हो जाता है, अर्थात और भी ज़्यादा वो आपके लिए खतरनाक बन जाता है, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको याद पे नहीं रखना है। लंग्स का मतलब होता है आपके फेफड़े, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। लिम्फेटिक सिस्टम का मैंने गलत बोल दिया था, मैंने इसमें बोल दिया था श्वसन तंत्र, है ना, श्वसन तंत्र नहीं होता है। इसका मतलब होता है जो ब्लड हमारा छन कर जाता है ना, तो जिस लसिका ग्रंथ में जाकर वो छन के स्टोर होता है उसी को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, मतलब फेफड़ों से ही अगली स्टेज है। अगला आता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि इसे पूरा का पूरा पैसा कौन दे रहा है? भारत सरकार, ताकि फसलों को स्टोर करके रखा जा सके। 2020 से 2029 तक चलेगी। 3% का इसमें ब्याज सबवेंशन होगा, मतलब जो भी व्यक्ति ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पैसा लेगा, जितनी भी उसकी इंटरेस्ट रेट होगी उस पर सरकार 3% का सबमिशन देगी। मतलब अगर 6% इंटरेस्ट रेट पे आपको वो पैसा मिला है तो सरकार उसमें 3% अपनी तरफ से पे कर देगी, 3 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब आप कहोगे सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फिर कह रहे हो कि नहीं पूछेगा, मतलब इसलिए कि इतना डेप्थ में नहीं जाता है, ठीक। स्टार्स में लिथियम इंपॉर्टेंट, तो लिथियम है, स्टार्स इंपॉर्टेंट नहीं है। खास बात क्या है कि ग्रहों की अपेक्षा कम पाया जाता है स्टार्स में, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहले सुलझा लिया, बताया कि कुछ तारों में लिथियम इसलिए ज़्यादा होता है कारण रेड जियांट स्टेज से रेड क्लम्प स्टेज में हो जाता है। काफ़ी उपयोगी है लिथियम, ऊपर वाला आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लिथियम। कई बार आप सोचते होंगे ना लिथियम आयन बैटरी, आपके मोबाइल में जो होगी वो लिथियम आयन बैटरी है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, हल्की होती है, रिएक्टिव होती है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। मीजल्स और रूबेला एलिमिनेशन क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मालदीव और श्रीलंका पहले ऐसे देश बन गए जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में इसे एलिमिनेट कर दिया। आपसे क्वेश्चन एक कैसा पूछा जा सकता है, भारत में निम्न में से कौन कौन सी बीमारियां समाप्त हो चुकी हैं? तो पोलियो ही समाप्त हुआ है अभी तक, ठीक है, मीजल्स और रूबेला समाप्त नहीं हुआ है,
ठीक। मीजल्स एक हाईली संक्रमित वायरस है, मानव से मानव में संक्रमण होता है। बच्चे की मृत्यु का मुख्य शिकार, मतलब बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है, गला मुख से फैलता है। रूबेला, इसे जर्मन मिजल के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस होता है, मतलब संक्रमित होता है, संक्रमण होता है, एक मानव से दूसरे मानव में संक्रमित होता है। गर्भवती जो माँ होती है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों के जन्म के समय भी इसे देखा जा सकता है। आपसे इन पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। काफ़ी सारी वैक्सीन उपलब्ध है, यहीं पे घुमा देगा कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं, आपको बाबूजी बहुत सारी हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल है अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्स। सरकार ये सोच रही है कि जितने भी हमारे यहाँ इसमें जगह खाली पड़ी हैं शहरों में, तो सरकार ने सोचा उस पर हम फ्लैट बनाएंगे। जैसे मोदी जी को आप देख रहे होंगे ना कि हमारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो उसमें किनारे किनारे सारे फ्लैट बनेंगे, जितने भी एमपी एमएलए होंगे, ठीक है, मतलब एमपी होंगे, एमएलए का नहीं, ठीक। तो उनके लिए फ्लैट बनेंगे, तो उनके लिए जो ये फ्लैट बनेंगे तो बिल्कुल वैसा ही फ्लैट नॉर्मल लोगों के लिए बनाए जाएंगे। जैसे दिल्ली में आपको डीडीए मिलता है, किसी भी आप क्षेत्र के वहाँ पे अलग अलग बीएमसी जैसे मिलता है, तो बिल्कुल वैसा ही फ्लैट बनेगा और लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा सस्ते से सस्ते दामों पे। रेंट पे सरकार उठाएगी, मतलब 1000 से 3000 रुपये। आपको लगता है कि 1000 से 3000 रुपये में आपको शहर में कोई कमरा मिल जाएगा? बस वही है ना, पैसा बर्बादी करना। सितांता धार वायरेंसिस आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आज के हमारे आर्टिकल कंप्लीट हुए। आज हमने मोटे तौर पर 1 से लेकर 10 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर किया अपने इस पार्ट 1 में। मिलते हैं अपने पार्ट 2 में 11 जुलाई से 20 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।